कहते हैं। भाई इनसे पूछा भाई कब बनाओगे, कहते हैं डेट नहीं बताएंगे लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे। और इन्होंने कांग्रेसियों ने भी, दिग्विजय सिंह ने भी शुरू कर दिया हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। तो ये दोनों पार्टियां वोट बैंक की राजनीति आज तक करती रही हैं। पिछले 65 साल से इस देश के मुसलमान अधिकतर कांग्रेस को वोट देते आए। कांग्रेस ने इनको वोट बैंक क्या, एक तरह से बंधुआ बैंक वोट बैंक समझा है। बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी, ये डर दिखा के इन्होंने, कांग्रेस ने इनको अपना वोट बैंक समझा है। लेकिन अब मुसलमान जानना चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार दिल्ली के अंदर है, कांग्रेस की सरकार देश के अंदर है, तो फिर दिल्ली का मुसलमान इतना डरा हुआ क्यों है? कई बार हम मुसलमान साथियों से बात करते हैं, उनके मन में यही डर होता है कि कभी पुलिस पकड़ के ना ले जाए। कभी अभी मकबूल साहब ने अपनी पूरी कहानी सुनाई, यही कहानी दिल्ली के अंदर भी है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली के मुसलमान अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आप चले जाइए, बात करिए, दिल्ली अंदर जो डर बैठा हुआ है कि कभी पकड़ के न ले जाए, कभी कोई आतंकवाद का मुकदमा न डाल दे। ढेरों ऐसे मुसलमान साथी हैं जिनको पकड़ लिया गया, झूठे मुकदमे किए गए, 5 साल 10 साल तक वो जेल के अंदर रहते हैं और फिर जब छूट के आते हैं तो उसके बाद उनको निर्दोष करार दे दिया जाता है। अदालत कहती है कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इनको झूठे मुकदमे के अंदर डाला गया। लेकिन जब 10 साल बाद वो छूट के आते हैं तो उनको कोई नौकरी देने के लिए तैयार नहीं होता, कोई उनकी बहन के साथ शादी करने को तैयार नहीं होता। उसकी भरपाई कौन करेगा? उसकी भरपाई सुप्रीम कोर्ट भी नहीं करता, उसकी भरपाई ये देश की सरकार भी नहीं करती। तो इसका जवाब तो कांग्रेस को देना पड़ेगा कि अगर कांग्रेस अपने आप को आज तक मुसलमानों का हिमायती कहती रही है तो आज ऐसी दुर्दशा क्यों है? हम मानते हैं कि इस देश में कई आतंकवादी हुए जो मुसलमान थे, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि हर मुसलमान इस देश का आतंकवादी है, क्योंकि ऐसे कई और आतंकवादी भी थे जो हिंदू भी थे। माधुरी गुप्ता थी जिसने अपने देश के सारे सीक्रेट्स पाकिस्तान को बेच दिए थे। तो हमारा यह मानना है कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी ना मुसलमान होता है, आतंकवादी ना हिंदू होता, ना सिख होता, ना ईसाई होता। आतंकवादी गद्दार होता है, आतंकवादी देश के साथ गद्दारी करता है। तो इसीलिए किसी एक कौम के ऊपर ये चिपका देना ये ठीक नहीं है। तो कांग्रेस, दूसरा, अभी तक कांग्रेस ने किया क्या? कांग्रेस ने केवल और केवल रिपोर्ट पे रिपोर्ट दी। अभी मुझे इरफानुल्लाह भाई बता रहे थे, एक 1981 में रिपोर्ट आई थी, प्रोफेसर गोपाल सिंह रिपोर्ट, जिसने वही सारी बातें कही थी जो जस्टिस सच्चर रिपोर्ट ने कही है कि देश का मुसलमान बहुत पिछड़ा हुआ है, देश का मुसलमान बहुत अनपढ़ है, देश का मुसलमान बहुत गरीब है। 2007 के उसके ऊपर कांग्रेस ने कोई कार्रवाई नहीं की, गोपाल सिंह रिपोर्ट के ऊपर। फिर उन्होंने 2007 में एक जस्टिस सच्चर रिपोर्ट दे दी, और मुझे लगता है अगले 4-5 साल में एक और रिपोर्ट दे देंगे। रिपोर्ट दे सकती है इस देश के जो पिछड़ापन है आज मुसलमानों का, जो अनपढ़ है आज मुसलमान, जो गरीब है मुसलमान, वो किसकी देन है? 65 साल में ज्यादा राज तो इन कांग्रेस ही नहीं किया था। अगर कांग्रेस अपने आप को हिमायत मानती है मुसलमानों को, तो कांग्रेस से हिसाब मांगेगा मुसलमान कि आपने किया क्या आज तक हम लोगों के लिए। कांग्रेस मुसलमानों को अपना वोट बैंक मानती है और बीजेपी हिंदुओं को अपना वोट बैंक बनाना चाहती है। हम लोगों को अब देश के लोगों को समझना पड़ेगा, ना कांग्रेसियों ने मुसलमानों के लिए कुछ किया, ना बीजेपी वालों ने हिंदुओं के लिए कुछ किया। उन्होंने केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति की है। हम लोगों को वोट बैंक समझा है, इंसान नहीं समझा। हमारे लिए कुछ नहीं किया, केवल अपने घर भरे हैं। और समय आ गया जब हम सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। 1984 के अंदर दिल्ली में सिखों का कत्लेआम हुआ और सिखों ने जाके बीजेपी के साथ साठगांठ कर ली, बीजेपी के पास चले गए सिख। 2002 में गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम हो गया और मुसलमानों ने कांग्रेस का सहारा ले लिया। ना बीजेपी वाले हिंदुओं के लिए कुछ करते, सिखों के लिए कुछ करते, और ना कांग्रेस वाले। मुझे लगता है ये छोटी सी बात क्यों नहीं समझ लेते कि अब हम सारे लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। इस देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अगर हम सारे इकट्ठे हो जाएं तो हम इनकी वोट बैंक की राजनीति खत्म कर सकते हैं। ये छोटी सी बात हम लोगों को समझनी पड़ेगी। अभी जब शुरू हुआ तो कुछ मुसलमान भाई मुझसे पूछ रहे थे, कुछ पत्रकार, उर्दू मीडिया के पत्रकार पूछ रहे थे, आपको मुसलमानों के अलग अलग मुद्दों पे क्या कहना है? सर, मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, हमारे पास इस देश की सारी समस्याओं का समाधान नहीं है। लेकिन एक चीज है, आज इस देश में एक भी आदमी ये नहीं कह सकता, हमारे में 100 कमियां हो सकती हैं, हमारी नीयत साफ है। हम इस देश के लोगों को जोड़ना चाहते हैं, हम इस देश की समस्याओं का समाधान निकालना चाहते हैं। ये सर्कल है, लोग इस सर्कल के बाहर रह के हमारे को क्रिटिसाइज कर सकते हैं,
उससे ना आपका फायदा होगा, ना हमारा फायदा होगा, ना देश का फायदा होगा। हम ये कह रहे हैं इस सर्कल के अंदर आइए, इस पूरी इसके अंदर जुड़ जाइए, आप हमें बताइए कि समस्याओं के समाधान क्या हैं। हम बड़ी खुशी के साथ उन सारी समस्याओं के समाधान लिखेंगे और हम मिलकर इस देश को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं केवल ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो जो लोग इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं, जो जो इस देश को इकट्ठा करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को साथ लेके चलना चाहते हैं, अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है। जो इस आंदोलन से ये पार्टी निकली थी, आम आदमी पार्टी, वही मुझे लगता है इस देश को और दिल्ली को दिशा दे सकती है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना पूरा कर सकती है। लेकिन फिर भी कई सारी चीजें हम लोगों ने, एक चीज है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है। आज जो बात ये केवल मुसलमान भाइयों की नहीं है कि आज मुसलमान भाई और बहन तो अपने आप को इनसिक्योर फील कर ही रहे हैं, लेकिन दिल्ली का हर शख्स, दिल्ली के अंदर इतने रेप हो रहे हैं, इतना दिल्ली के अंदर इतना वातावरण अपराध का बना हुआ है। कई लोग हमसे पूछते हैं, जब हम कहते हैं कि अगर आम आदमी की पार्टी की सरकार बनेगी तो लोगों को सिक्योरिटी दी जाएगी, लोगों को, कई लोग पूछते हैं दिल्ली पुलिस तो आपके कंट्रोल में ही नहीं आती है। दोस्त, दिल्ली पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं आती है। आज तो हम सत्ता में नहीं है, तब भी इन दिल्ली पुलिस वालों को ठीक कर लेते हैं। अगर कल को अगर हम सत्ता में आ गए तो फिर हमें आता है कि अगर उंगली सीधे हाथ से नहीं निकलती, उंगली टेढ़ी कैसे की जाती है। नियत होनी चाहिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री, आज की मुख्यमंत्री बेबस हो सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री इतना बेबस नहीं होगा। दिल्ली पुलिस को करके दिखा देंगे। अगर उन्होंने अन्याय किया मुसलमानों के साथ, अगर उन्होंने अन्याय किया औरतों के साथ, अगर उन्होंने अन्याय किया किसी भी नागरिक के साथ, तो दिल्ली में या तो दिल्ली पुलिस रहेगी या दिल्ली के नागरिक रहेंगे, एक याद में रहेगा। दिल्ली पुलिस वालों का ठीक करना पड़ेगा। दूसरी चीज है जो मुझे लगता है, एक ही चीज है जो आज मुसलमानों को पिछड़ेपन से हटा सकती है। दिल्ली के वाल्मीकि समाज से भी बहुत बातचीत हो रही है हम लोगों की। दिल्ली का वाल्मीकि समाज भी बहुत पिछड़ा है। उनके पास एक ही चीज है जो सब लोगों को साथ लाके खड़ा कर सकती है, वो है शिक्षा। इन लोगों ने हमें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। वो नहीं चाहते थे कि मुसलमान आगे बढ़े, कि अगर मुसलमान आगे बढ़ जाते, अगर मुसलमान पढ़ लिख जाते, अगर वाल्मीकि समाज के लोग पढ़ लिख जाते, अगर आगे बढ़ जाते, तो उनसे प्रश्न पूछना चालू करते, सोचना चालू करते। वो चाहते हैं कि पिछड़े बने रहें और 100 रुपए देके, 200 रुपए देके, 1000 रुपए देके, दारू की बोतल देके ये लोग हमारे वोट खरीदते रहें। एक ही चीज है जो सबको साथ लाके खड़ा कर सकती है, वो है शिक्षा। इसलिए हमने सबसे पहले अपने इसमें ये डाला है कि चाहे कितना पैसा खर्च करना पड़ जाए, दिल्ली में 3000 सरकारी स्कूल हैं और इन 3000 सरकारी स्कूलों के अंदर 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं और सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नाम की कोई चीज नहीं है। पढ़ाई के नाम पे बट्टा है। इन सरकारी स्कूलों के अंदर शिक्षा का स्तर प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर किया जाएगा, ताकि अमीरों के और गरीबों के बच्चे एक समान पढ़ सकें। हम ऐसा नहीं कह रहे कि प्राइवेट स्कूल बंद करेंगे, लेकिन सरकारी स्कूलों को इतना बेहतर बनाएंगे, चाहे कितना पैसा खर्च करना पड़े, चाहे कितने नए सरकारी स्कूल बनाने पड़े, ऐसा बनाएंगे कि अमीर लोग भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने में फख्र महसूस करें। तो एक चीज जो मुझे लगता है, शिक्षा एक ऐसी चीज है जो हम सब लोगों को साथ लाके खड़ा कर सकती है। बहुत सारी चीजें हैं, एक जो पैम्फलेट निकाला था इसमें बहुत और भी अन्य चीजें हैं, आप सब लोगों ने इसको पढ़ा है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा। बस अंत में मैं केवल, क्योंकि समय की बहुत ज्यादा कमी है, हमें बताया गया कि हॉल खाली करवाने वाले हैं वो लोग, अंत में मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि हम देश को जोड़ने की राजनीति करना चाहते हैं, हम प्यार और मोहब्बत की राजनीति करना चाहते हैं। आज तक इन लोगों ने देश को तोड़ने की राजनीति की है, इन्होंने हम लोगों में जहर भरने की राजनीति पैदा की है। कई बार मैं आश्चर्यचकित रह जाता हूं, इन्होंने, पार्टियों ने ऐसा जहर भर दिया है हम लोगों के मन में। अच्छे अच्छे लोग, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी अजीब अजीब प्रश्न पूछते हैं। जैसे मैं महाराष्ट्र गया, एयरपोर्ट पे उतरा तो कुछ साथियों ने आके मेरे सर पे टोपी पहना दी जिसमें लिखा था मराठी में, मी आम आदमी आहे, मैं आम आदमी हूं। उसके बाद एक दिन मेरे पास घर पे एक बंगाली आया, उसने मेरे ऊपर सर पे बंगाली की टोपी पहना दी। उसके बाद मैं 2 दिन तक टोपी पहन के घूमता रहा, किसी ने कुछ नहीं कहा। मराठी की टोपी पहन के रखे, किसी ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद एक दिन तमिल वाला लड़का आया, उसने तमिल की टोपी पहना दी, किसी ने कुछ नहीं कहा। एक दिन स्टेज पे किसी साथी ने मुझे, शाजिया ने शायद, मुझे लाके उर्दू की टोपी पहना दी। उसके बाद तो जो लोगों ने अपीजमेंट कर रहे हैं, मुसलमानों का अपीजमेंट कर रहे हैं, मैं 2 दिन तक वो भी टोपी पहन के घूमता रहा। मुसलमानों का तुष्टिकरण, मुसलमानों का तुष्टिकरण। मुझे ये समझ में नहीं आता कि उर्दू शब्द से और मुस्लिम शब्द से हमें ये ऐसी भावनाएं क्यों पैदा कर देता है कुछ लोगों के मन में। कहीं ये पॉलिटिशियन सफल तो नहीं हो गए हमारे मन के अंदर कुछ जहर पैदा करने के लिए? ये भावनाएं निकालनी पड़ेंगी। मराठी भी इसी देश के हैं, बंगाली भी इसी देश के हैं,
तमिल भी इसी देश के हैं, मुसलमान भी इसी देश के हैं, हिंदू भी इसी देश के हैं और सिख भी इसी देश के हैं, सभी लोग इसी देश के हैं। तो ये मैंने ये पर्चा लिखा, मुसलमान भाइयों बहनों बुजुर्गों और बच्चों के नाम पर्चा। इसके पहले मैं कई पर्चे लिख चुका था। मैं पूरे दिल्ली के अंदर घूमता रहता हूं, समाज के अलग अलग हिस्सों से मिलता रहता हूं। तो सबसे पहले मैंने ऑटो ड्राइवरों के नाम एक पर्चा लिखा था, किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर मैंने वाल्मीकि समाज के नाम एक पर्चा लिखा, अप्रैल के महीने में, किसी ने कुछ नहीं कहा। मई के महीने में मैंने झुग्गीवासियों के नाम एक पर्चा लिखा, किसी ने कुछ नहीं कहा। मैंने व्यापारियों के नाम एक पर्चा लिखा, किसी ने कुछ नहीं कहा। अभी जुलाई के महीने में जब मैंने कई साथियों से बातचीत की और मेरे थॉट्स थोड़े से, तो ये मुसलमानों के नाम जैसे ही पर्चा लिखा, उन्होंने कहा मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रहे हैं, मुसलमानों का। ये हमें समझना पड़ेगा इस पर्चे में क्या लिखा है। हमने इस पर्चे में हमने लिखा है कि हमें नफरत की राजनीति खत्म करनी है। इस पर्चे में हम लोगों ने लिखा है कि हमें शिक्षा और रोजगार पैदा करना है। इस पर्चे में हमने उनके मंदिर और मस्जिद की राजनीति खत्म करने की बात कही है। इस पर्चे में हमने लिखा है, वो कहते हैं आपने मुसलमानों के नाम क्यों लिखा, आपने मुसलमान शब्द क्यों इस्तेमाल। कई लोग मेरे से पूछते हैं, कई साथी मेरे से पूछते हैं। मैंने कहा अगर वो हिंदू और मुसलमान के बीच जहर पैदा कर रहे हैं तो मैं किसान और मजदूर के बीच में एकता की बात थोड़ी करूंगा। मैं तो फिर हिंदू और मुसलमान के बीच में ही तो एकता की बात करूंगा। उनके जो जिस तरह की भाव नफरत पैदा कर रहे हैं उसको काउंटर तो उसी तरह से किया जाएगा। अगर वो हिंदू और मुसलमान के बीच में नफरत पैदा कर रहे हैं तो हिंदू और मुसलमान के बीच में प्यार और मोहब्बत की बात ही तो हमें करनी पड़ेगी। तो ये हमारे मन में जो जहर पैदा कर रहे हैं इन लोगों ने, कई पार्टी वालों ने कर दिया, इससे भी हम लोगों को सतर्क रहना है। और आजकल एक अफवाह फैलाई जा रही है पूरी दिल्ली के अंदर। आज चूंकि सब लोग यहाँ बैठे हैं, ये अफवाह फैलाई जा रही है जी। पहले तो ये कहते थे शुरू जब अन्ना आंदोलन हुआ, या आरएसएस के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं। फिर उन्होंने अफवाह फैलाई अभी 3-4 महीने पहले से, ये केजरीवाल तो शीला दीक्षित का आदमी है, संदीप दीक्षित का क्लास फेलो रहा है पुराना। ये बड़ी अफवाह फैला रहे हैं, संदीप दीक्षित का क्लास फेलो है।